हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश। सभी को नमस्ते। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी बहुत ही रोचक, रोमांचक और बुद्धि कौशल वाली कहानी है। पुरानी रोचक कहानियां नामक पुस्तक से ली गई कहानी ठाकुर नाहर सिंह जसोल द्वारा रचित कहानी है अकल की बात। कहानी बहुत ही सुंदर और जिज्ञासा वाली है। शुरू करते हैं कहानी। अणहिलपुर पाटन राज्य। यहाँ राजा अरिमर्दन राज्य करे। महाशूरवीर, दानी, जुझार, त्यागी, परनारी को बहिन समझे, परोपकारी और धर्मावलंबी। एक राजा में जितने गुण होने चाहिए उन सब से सुशोभित राजा अरिमर्दन। इस राजा के विजयपाल राठौड़ नामक प्रधान। इसके 4 पुत्र, एक शतबुद्धि, दूसरा सहस्र बुद्धि, तीसरा लाख बुद्धि और चौथा करोड़ बुद्धि। चारों भाइयों के आपस में खूब प्रेम। बड़े होने पर पिता विजयपाल ने चारों पुत्रों का विवाह सुयोग्य कन्याओं से कर दिया। कन्याएं भी एक से एक बढ़कर सुंदर और समझदार। घर में किसी प्रकार की कमी नहीं। खूब मौज मस्ती से चारों भाइयों का जीवन चल रहा। एक दिन चारों भाई चौपड़ पासा खेल रहे थे। संयोग से उसी राह से एक चारण कवीश्वर निकला। इन रूपवान चारों भाइयों को देखकर वह मोहित हो गया। खड़ा खड़ा उसने चारों को निहारा और कवि हृदय से इन भाइयों हेतु एक दोहा निकल गया। जोड़ी बनी चारों तनी, कर मेली करतार, ए जोड़ी चिरंजी रहे, इम भाके नर नार। अर्थात भगवान ने इन चारों भाइयों की ऐसी जोड़ी बनाई है जिसे देखकर नर और नारी इनके आयुष्मान होने की कामना करते हैं। ये चारों भाई चौपड़ के खेल में इतने लीन थे कि न तो उन्होंने इस दोहे की ओर कोई ध्यान दिया, न ही चारण को सम्मान। इन अनादर से चारण तिलमिला उठा। इन चारों भाइयों को नसीहत देते हुए ऊंची आवाज में एक दोहा और कहा। बाप कमाई भोगवे, ए तो करे गुमान, निकमा चौपड़ खेलने, करे घर में हाण। चौपड़ खेलते इन चारों ने ये दोहा सुना। सो बुद्धि, जो सबसे बड़ा था, बोला। चारण ने बात सच्ची कही। हम बाप की कमाई पर जीकर व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं। अभी तक हमने अपने बलबूते पर कुछ नहीं किया। वैसे ही कूप मंडूक की तरह पड़े पड़े जीवन बिता रहे हैं। हमने अपने पुरुषार्थ से एक पैसा भी नहीं कमाया। कितनी लज्जास्पद बात है। हजार बुद्धि बोला। भाई, आपने सच्ची बात कही। हम पढ़े लिखे, सभी कलाओं में पारंगत हैं। कमी कोई बात की है नहीं। क्यों न हम हमारा भाग्य आजमाने प्रदेश चलें। चंगा मारू घर रिया, 3 अवगुण थाय, कपड़ा काटे ऋण बढ़े, विद्या विसर जाए। समझदार व्यक्ति की घर बैठे बैठे 3 प्रकार से हानि होती है। एक तो कपड़े फट जाते हैं, न कमाने से एक न एक दिन ऋणी होना पड़ता है, और जो भी विद्या ग्रहण की है उसका विस्मरण हो जाता है। करोड़ बुद्धि ने भी प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना भाग्य आजमाने हेतु प्रदेश जाने में अपनी सहमति दी। प्रदेश जाने का दृढ़ संकल्प करके चारों भाई एक दिन अंधेरे अंधेरे उठे। खर्च हेतु पैसे, पहनने के वस्त्र लेकर अपने अपने घोड़ों पर काठी कसकर चल पड़े। चारों एक एक से बढ़कर रूपवान, बलिष्ठ, ज्ञानी, किसी बात की कमी नहीं। बड़ी मस्ती से बातें करते, दूहे छंद कहते अपना मार्ग तय करने लगे। चले अपना भाग्य आजमाने। चलते चलते एक बड़ा शहर आया। ये चारों वहां के राजा के दरबार में जा पहुंचे। पहुंचकर राजा का अभिवादन किया। राजा ने चारों को देखा
देखकर मुग्ध हो गया। राजा ने उनका परिचय पूछा, कौन हो, कहां से आए, आगे कहां जाओगे आदि। इन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, महाराज हम पाटन से आए हैं और रोजी रोटी की तलाश में घर से निकले हैं। राजा ने पूछा, क्या वेतन लोगे? महाराज प्रत्येक व्यक्ति के हम 1 लाख रुपए लेंगे। हम चारों के 4 लाख रुपए आप देते हो तो आपकी हाजिरी में हमारी सेवाएं तैयार है। राजा ने हंसते हुए कहा, इतने वेतन में तो मैं 200 व्यक्ति रख लूं, फिर 4 लोगों पर व्यर्थ का धन क्यों खर्च करूं? ना बाबा ना, मुझे तुम्हारी सेवाएं नहीं चाहिए। वहां से चारों भाई अपने घोड़ों पर बैठकर आगे चले। जिस मार्ग पर ये चल रहे थे उसी मार्ग पर उन्होंने एक ऊंट के पैरों के चिन्ह देखे। ऊंट के पैरों के चिन्हों की ओर इशारा करके अपने भाइयों की ओर देखकर सो बुद्धि बोला, ये जो ऊंट अपने आगे निकला है वह नर है या मादा? हजार बुद्धि बोला, भाई आप सबसे बड़े हो, आप ही बताओ। तब सो बुद्धि बोला, भाई ये मादा है। हजार बुद्धि ने कहा, आप ठीक कह रहे हो भाई, और ये सांड मादा ऊंट एक आंख से कानी है। लाख बुद्धि बोला, आप दोनों भाइयों की बात बिल्कुल सही है। मेरी बुद्धि के अनुसार मैं कह सकता हूं कि इस सांड पर पति पत्नी सवार हैं। तब करोड़ बुद्धि बोला, आप सभी भाइयों की बातों से मैं सहमत हूं, पर इस सांड पर सवार ये महिला गर्भवती है, ऐसा मेरा अनुमान है। सो बुद्धि बोला कि हम सब ने अपने अपने अनुमान तो बता दिए, पर इन सभी बातों की पुष्टि तब तक नहीं होगी तब तक हम सांड को नजरों से देख न लें। आंख्यां देखी साच है, सरवणे जी का सुने है, ते बात संशय पड़े, इम शास्त्र बने है। सांड को नजरों से देखने और अपनी अपनी बात की पुष्टि करने हेतु उन्होंने अपने घोड़ों के एड़ लगाई। कोस 1.5 कोस का रास्ता तय करने पश्चात इनको ऊंट नजर आया। इन्होंने अपने घोड़ों की चाल और तेज की। ऊंट सवार ने पीछे मुड़कर देखा, 4 घुड़सवार उसका पीछा करते सरपट घोड़े दौड़ाए आ रहे हैं। उसने भी अपने ऊंट के चाबुक लगाते हुए गति तेज करते आवाज दी, अरे भाइयों, क्यों घोड़ों को मार रहे हो? मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। और ऊंट को सरपट दौड़ाता हुआ शहर में घुस सीधा राज दरबार में जाकर पुकार की, महाराज मेरे पीछे 4 घुड़सवार पड़े हैं, पता नहीं वे चोर हैं या डाकू, कृपया मेरी रक्षा करें और उन पीछा करने वालों को सजा दिलावें कि किसी राहगीर का पीछा करके नाहक क्यों परेशान कर रहे हैं। तब महाराजा ने अपने कोतवाल को आज्ञा दी कि पता करके सूचित करो ये घुड़सवार कौन है। कोतवाल राज्य के सैनिक लेकर पता करने चला। उधर इन चारों भाइयों ने ऊंट सवार को शहर में घुसते देखा तो अपने घोड़े धीमे करके मार्ग में आए तालाब पर उतर गए और ठंडी छांव बैठकर सुस्ताने बैठकर चौपड़ खेलने लग गए। इतने में कोतवाल भी टो लेता लेता तालाब के किनारे आकर देखता है कि 4 घुड़सवार बैठे चौपड़ खेल रहे हैं। कोतवाल ने देखा, दिखते तो ये अच्छे घराने के हैं। पास में जाकर अभिवादन करते हुए उनका परिचय पूछा। सो बुद्धि ने कोतवाल का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा, हम पाटन नगरी के हैं, वहां के प्रधान विजयपाल के पुत्र हैं और हमारे भाग्य को आजमाने घर छोड़ बाहर निकले हैं। तब कोतवाल ने कहा, कृपया आप लोग मेरे साथ चलें, हमारे राजा को आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। ये सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर कोतवाल के साथ राज दरबार में गए। सिंहासनारूढ़ राजा को अभिवादन किया। राजा भी इनके रूप, रंग, पोशाक और सुडौल शरीर को देखकर प्रभावित हुआ और उठकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए पास में बैठाकर परिचय पूछा। सो बुद्धि ने अपना परिचय देते हुए कहा, महाराज हम बुद्धिवंत हैं, सतबुद्धि, सहस्र बुद्धि, लाख बुद्धि
और करोड़ बुद्धि हमारे नाम है। राजा ने पूछा, उस ऊंट सवार का आप लोग पीछा क्यों कर रहे थे? सो बुद्धि बोला, महाराज, आनंदपुर से हम चले आ रहे थे। उसी मार्ग पर हमने ऊंट के पद चिन्ह देखे। उन पद चिन्हों को देखकर हम चारों ने अलग अलग अंदाज लगाए। मैंने कहा, ये ऊंट मादा होनी चाहिए। हजार बुद्धि ने कहा, ये जानवर बाईं आंख से काना होना चाहिए। लाख बुद्धि ने कहा, इस पर सवार पति पत्नी होने चाहिए। और करोड़ बुद्धि ने कहा, इस पर सवार स्त्री गर्भवती होनी चाहिए। इतनी बात होने के पश्चात हमारे आकलन को परखने हेतु हमने ऊंट व ऊंट सवारों को अपनी नजरों से देखकर तसल्ली करने हेतु उनका पीछा किया, परंतु हमको देखकर वह सवार चौकन्ना हो गया। वह ऊंट दौड़ाता हुआ शहर में घुस गया। इनकी बात सुनकर राजा ने भी इनकी बुद्धि की परीक्षा करने अपने दरबारी को आज्ञा दी कि उस ऊंट सवार को शहर से ढूंढकर शीघ्र दरबार में हाजिर करो। दरबारी ढूंढता ढूंढता ऊंट सवार को ले आया। राजा ने पूछा, भाई, तू कहाँ का है और तेरे साथ और कौन है? ऊंट सवार बोला, हुजूर, आनंदपुर मेरा ससुराल है। मैं अपनी पत्नी को लेने गया था, वह गर्भवती है। यहाँ शहर में दवा दारू की सुविधा है, अतः यहाँ ले आया। राजा ने पूछा, तेरा जानवर नर है या मादा? महाराज, मादा है। और क्या वह एक आंख से कानी है? जी महाराज, उसके बाईं आंख नहीं है। राजा इन चारों भाइयों की बुद्धि देखकर चकित हो गया। उसने ऊंट सवार को तो विदा दी और सो बुद्धि से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला ये मादा है? सो बुद्धि ने कहा, हुजूर, नर पशु के पेशाब की धार सीधी पड़ती है, मादा अपने पीछे के पैरों की ओर से पेशाब करती है। चलते हुए उसने पेशाब किया था, सो रास्ते चलते मैंने देखकर यह अंदाजा लगाया। फिर लाख बुद्धि को पूछा, तूने कैसे जाना कि सांड पर बैठे स्त्री पुरुष पति पत्नी है? महाराज, रास्ते चलते ये दोनों अपने सांड को बैठाकर लघु शंका करने नीचे उतरे। यदि कोई दूसरा रिश्ता यानी बहन, भाभी, काकी वगैरह होती तो दोनों बहुत दूर जाकर किसी पेड़ या झाड़ी की ओट लेकर लघु शंका करते, परंतु इन दोनों ने कुछ ही दूर जाकर लघु शंका की, अतः मैंने अंदाज लगाया ये पति पत्नी हो सकते हैं। ये सुन राजा व अन्य दरबारियों ने उनकी अक्ल होशियारी की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब करोड़ बुद्धि को राजा ने पूछा, तूने कैसे जाना स्त्री गर्भवती है? महाराज, ये दोनों लघु शंका करके उठे तो जहां स्त्री ने लघु शंका की वहां उसने उठते समय दोनों हाथ धरती पर टेक कर उठी। इसलिए मैंने सोचा कि गर्भ के वजन से इसके उठने में कष्ट हो रहा होगा, अतः दोनों हाथ धरती पर टेक कर उठी। इस कारण गर्भवती होने का अंदाजा मैंने लगाया। महाराज, उन चारों भाइयों के सही अंदाज के उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। आज्ञा दी, इन चारों के सिरोपाव लाए जाएं। चारों भाइयों को सिरोपाव देकर सम्मानित किया। इन चारों को महलों में ही रहने हेतु निवास दिया। प्रतिदिन ये चारों दरबार में जाने लगे। राजा इनको बहुत मान देने लगा। एक दिन राजा ने पूछा, तुम लोग वेतन लोगे या जागीर? ज्येष्ठ भ्राता सोबुद्धि ने कहा, महाराज, हमारा वेतन पूछोगे तो आप या कोई अन्य हमें रख न सकेगा। राजा ने कहा, मैं रखूंगा। बोलो, क्या वेतन लोगे? प्रधान ने निवेदन किया, महाराज, ये लोग प्रति व्यक्ति 1,00,000 रुपए मांग रहे हैं। राजा ने कहा, रख लो, कभी न कभी काम आएंगे। चारों भाइयों को राजा ने महलों के पहरे पर नियुक्त कर दिया। रात के पहरे में प्रत्येक भाई एक एक पोहर, 3 घंटे का एक पोहर की चौकीदारी में अपनी हाजिरी देने लगे। एक दिन राजा रानी महलों में गाढ़ी निद्रा में सो रहे थे। सो बुद्धि का पहरा था। सो बुद्धि ने एक सर्प को राजा रानी के पलंग के ऊपर छत से लटकते देखा। गौर से देखा तो सर्प रानी के सीने से केवल 4 अंगुल ही दूर था। सो बुद्धि ने देखा सर्प इनको डस जाएगा। विचार आया तो फिर
मेरे पहरे पर रहने का क्या फायदा। विचार फिर कौंधा, ये दोनों मेरे माँ बाप के समान हैं, इनको बचाना मेरा धर्म है। ये विचार कर उसने आव देखा न ताव अपने तलवार से लटकते सांप के टुकड़े कर दिए। सांप के खून के छींटे रानी के वक्ष स्थल पर पड़े। उसने अपनी पाग के छोर से चुपचाप वे छींटे पहुंचे और सर्प के टुकड़ों को कमरे के एक कोने में रखकर चुपचाप वापस बाहर की ओर जाने लगा। राजा ने करवट बदलते सोबुद्धि को दबे पांव वापस बाहर जाते देखा। मन में संशय पैदा हुआ कि अवश्य इस सोबुद्धि के साथ रानी के अवैध संबंध है, नहीं तो इतनी रात गए मेरे शयन कक्ष में आकर दबे पांव जाने की क्या आवश्यकता थी। अवश्य यह रानी को जगाकर बाहर ले जाना चाहता था। राजा क्रोधित हुआ, परंतु सोता रहा। जैसे तैसे सो बुद्धि का पहरा समाप्त हुआ। हजार बुद्धि पहरे पर आया। राजा ने पूछा, पहरे पर कौन है? जी, मैं हजार बुद्धि पहरे चढ़ा हूं, क्या आज्ञा है? जाकर सो बुद्धि का सिर काट लाओ। हजार बुद्धि विचार में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ? जहां सो बुद्धि सो रहा था वहां गया। उसने सोचा, यदि मेरे भाई ने कोई अपराध किया है तो अवश्य जागता होगा, छाती धड़क धड़क करती होगी। पर जब वहां पहुंचा तो उसने सो बुद्धि को निश्चिंत गहरी नींद में सोता पाया। सीने पर हाथ रखा तो धड़कन भी सामान्य थी। सोचा, अवश्य राजा के निर्णय में कहीं त्रुटि है। हो सकता है मेरे भाई की ग्रह दशा अभी विपरीत चल रही हो और झूठा कोई विचार राजा के मन में आने से राजा ने ऐसा कठोर आदेश दिया। क्यों न राजा को शांति से समझाया जाए। ये विचार करके वह राजा के पास वापस आया। राजा ने पूछा, सो बुद्धि को मार दिया? तो उसका सिर ला। महाराज, वह तो गाढ़ी निंद्रा में सो रहा है। मैं सोते हुए व्यक्ति पर वार नहीं करता, ये कायरता है। प्रातः उसे ललकार कर मारूंगा। राजा ने कहा, तू तेरे भाई को मारना नहीं चाहता? सो बुद्धि ने कहा, जी ऐसी बात नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, वो आप ध्यान देकर सुने। राजा ने कहा, कहो। तो राजा सुनो। उज्जैन नगरी में राजा आनंद सेन राज्य कर रहे थे। उस राज्य में एक वणिक के 32 लक्षणी पत्नी। एक दिन वणिक ने व्यापार हेतु परदेश गमन किया। 3 वर्ष पश्चात वह वापस घर लौटा। वणिक की पत्नी 16 श्रृंगार कर अपने पति के कक्ष की ओर चली। उस समय बाहर एक भेड़िया बोला, इस नगरी के राजा की मृत्यु होगी। तो साथ में आई भेड़िए की मादा बोली, किसी भी प्रकार राजा बच सकता है क्या? तब नर भेड़िए ने कहा, नदी में एक लाश बहती जा रही है। कोई 32 लक्षणा वाली मानवी हो और उस लाश को बाहर निकाले तो उसको खूब तो द्रव्य मिले और उस लाश का मैं भक्षण करूं तो राजा बचे। जब वणिक की पत्नी ने यह सुना तो मन में विचारा कि इन जानवरों की बोली दूसरा तो कोई समझता नहीं। मैं 32 लक्षणी हूं, इस कारण इनकी बात मेरी समझ में आ गई। अतः यदि मैं इनके बताए अनुसार नहीं करती हूं तो राजा मर जाएगा और मैं दोषी बनूंगी। इसलिए पति के पास न जाकर पहले नदी किनारे जाकर वह लाश निकालूं तो द्रव्य भी मिलेगा और इस भेड़िए की भूख मिटेगी, राजा की भी जान बच जाएगी। ये सोच वणिक पत्नी एकदम मुड़ी और नदी का मार्ग लिया। साहूकार ने देखा ये आते आते वापस किधर जा रही है, अवश्य ये कुलक्षणा है। उसने अपनी स्त्री का पीछा किया। आगे आगे वणिक की पत्नी और पीछे वणिक, दोनों नदी तट पर पहुंचे। वणिक पत्नी नदी में उतरी, खींचकर मुर्दे को बाहर निकाला। उसके शरीर पर जितने भी गहने थे वे उतारे। हाथों के कड़े नहीं निकले, तब उसने दांतों से खींचकर निकाले। ऊपर आकाश में बिजली कड़की। उसके प्रकाश में उसने अपनी पत्नी को मुर्दे के हाथों से कड़े निकालते देखा। उसने सोचा ये स्त्री मरे हुए का भक्षण कर रही है। पक्का निश्चय कर लिया कि ये तो डाइन है। वह तो ले जूते हाथों में और वहां से भागा। घर आकर द्वार बंद कर दिए। वह उसके पीछे एक खाट और लगा दी।
ताकि द्वार आसानी से न खुले। उधर उस वणिक पत्नी ने सभी गहने लेकर मुर्दे को किनारे पर डाला और कहा, हे भेड़िए, इसका तू भक्षण कर और राजा की आयु बढ़ा। यूं कहकर वह घर को लौटी। घर आकर गंगा जल से स्नान करके वापस 16 श्रृंगार किए और अपने पति के शयन कक्ष की ओर गई। देखे तो द्वार बंद। बाहर से आवाज दी, सेठ जी द्वार खोलो। सेठ अंदर बैठा बैठा ही बोला, तू तो डायन है, बाहर ही रहना, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगा। सेठानी ने उसे बहुत आग्रह किया, पर सेठ तो माने ही नहीं। थक कर वह रसोई घर में जाकर सो गई। प्रातः उठकर सेठ तो भागा राज दरबार की ओर। जाकर फरियाद की, मालिक, मेरी स्त्री डायन है। मैंने मेरी नजरों से उसको मुर्दे का भक्षण करते देखा। ऐसी स्त्री को तो फांसी पर चढ़ाया जाए महाराज। राजा ने अपने पुत्र को आज्ञा दी, इस सेठ की स्त्री डायन है, अतः उसको अपनी उपस्थिति में फांसी पर लटकवा दो। राजकुमार राजा की आज्ञा अनुसार तालाब की पाल पर जा पहुंचा और जल्लादों को कहा, सेठानी को लाकर फांसी चढ़ा दो। जल्लाद सेठानी को ले आए और फांसी का फंदा उसके गले में डालने लगे। उस समय पास के पेड़ पर बैठे कौवा और कौवी बोली। उनकी आवाज सुन सेठानी डग 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 हंसी। सेठानी को हंसते देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित रह गया। उसने सेठानी को पूछा, हम तो तुम्हें फांसी देने आए हैं और तुम हंस रही हो, इसका क्या राज है? सेठानी ने कहा, राजकुमार, कौवों का ये जोड़ा बात कर रहे हैं। उसे सुनकर मुझे हंसी आ गई। क्या बात कर रहे थे? कौवी कह रही थी कि इस सेठानी को फांसी देने के पश्चात हम इसके मांस का भक्षण करेंगे। उसके उत्तर में कौवे ने कहा कि इस वृक्ष के नीचे 1 करोड़ रुपए दबे पड़े हैं। इसका पहरा एक सांप दे रहा है। यदि ये सेठानी तेल गर्म करके सांप के बिल में उड़ेले तो सांप मर जाएगा। धन राजकुमार लेकर इस सेठानी को ब्याहेगा। इनकी ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। राजकुमार ने सेठानी की बात की परीक्षा लेने तेल मंगवाकर सांप के बिल में उड़ेला। सांप तड़पता हुआ बाहर आकर मर गया। राजकुमार ने जमीन खुदवाई तो वास्तव में धन निकला। तब सेठानी ने भेड़िए वाली पूरी बात राजकुमार को कह सुनाई। राजकुमार ने देखा, अरे ये तो 32 लक्षणी स्त्री है। राजा की आयुष हेतु भेड़िए की बोली समझकर ये नदी किनारे गई। सेठ पूरी बात समझे बिना ही इसे डायन समझ बैठा। राजकुमार ने तो सेठानी को अपनी पटरानी बनाकर महलों में बैठा दिया। सेठ पछताकर अपना सिर कूटने लगा। इतनी बात कहकर हजार बुद्धि बोला, इसलिए राजा, जिस प्रकार बनिया सेठानी को गंवाकर पछता रहा है, उसी प्रकार आप 100 बुद्धि को मरवाकर पछताओगे। इतनी बात कहते हुए हजार बुद्धि का पहरा समाप्त हुआ। लाख बुद्धि पहरे पर चढ़ा। राजा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, लाख बुद्धि, जैसे मैं आज्ञा दूं उसकी पालना करो। अवश्य करूंगा मालिक। लाख बुद्धि बोला, तो 100 बुद्धि को तू मार कर उसका सिर मेरे पास ला। मन में सोचा, 100 बुद्धि ने अवश्य कोई भयंकर अपराध किया होगा, इसलिए राजा इतनी कठोर आज्ञा दे रहा है। वह सीधा 100 बुद्धि जहां सो रहा था वहां पहुंचा। देखा तो 100 बुद्धि गहरी नींद में सो रहा है। उसके सीने पर हाथ रखा तो दिल की धड़कन भी सामान्य थी। लाख बुद्धि असमंजस में पड़ गया। सोचने लगा, यदि 100 बुद्धि ने कोई बड़ा अपराध किया होता तो इस प्रकार नींद न आती। दिल की धड़कन भी सामान्य है। अवश्य राजा के मन में मेरे भाई के प्रति कोई गलत बात बैठ गई है। अतः निर्णय लिया कि राजा के कहने पर तुरंत कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए। लाख बुद्धि वापस राजा के पास आया। राजा ने पूछा, मेरी आज्ञा का पालन कराया? लाख बुद्धि ने कहा, नहीं। मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? महाराज, सोते व्यक्ति को मारना कायरता है। प्रातः जब ये उठकर अपने शस्त्र वगैरह बांधकर बाहर आएगा, तब निश्चय ही मैं इसको ललकारूंगा कि महाराज तेरे पर अप्रसन्न है और तुझे मारने की आज्ञा दी है, अतः तू संभल जा और मैं आज्ञा अनुसार उसका वध कर दूंगा। राजा के मन में ये बात घर कर गई कि 100 बुद्धि इसका भाई है, इसलिए मारना नहीं चाहता। लाख बुद्धि राजा के मन की बात भांप गया।
परंतु कुछ बोला नहीं। दोनों कुछ देर तो चुपचाप बैठे रहे। लाख बुद्धि ने सोचा, बेटे क्या करें, राजा को कोई अकल की बात सुनानी चाहिए। राजा को कहा, राजा बैठे बैठे क्या करें, अब तो प्रभात होने में थोड़ा समय ही रहा है। उठते ही पहला काम मैं सो बुद्धि को मारने का करूंगा। जितने आपकी इच्छा हो तो एक अकल की बात कहूं। राजा ने कहा, हाँ हाँ, तो अच्छा सुझाव है, अपना समय भी निकल जाएगा, कहो क्या बात है। लाख बुद्धि ने कहना शुरू किया, सुनो राजा, विजयनगर राज में विजयपाल नाम का एक राजा राज करे। उसने एक तोता पाल रखा था जो प्रतिदिन उससे बातें करे। एक दिन आकाश में तोतों का एक झुंड उड़ता जा रहा था। उनमें से एक तोता बोला, देखो रे, ये अपना भाई कितना भाग्यशाली है कि मौज से राजा के महलों में मजे कर रहा है। दूसरा तोता बोला, धिक्कार है इसको और इसकी मौज को। हम तो 1.25 लाख पर्वत पर जाकर अपनी अपनी सुग्गियों के साथ प्रेम क्रीड़ाएं करेंगे, अपने वंश को बढ़ाएंगे, बच्चे बच्ची होंगे, परंतु ये तो अकेला यहाँ सड़ता रहेगा और यह निर्वंश ही मरेगा। उस तोते की बात सुनकर राजा के तोते की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने उसे रोता देख रोने का कारण पूछा। तोते ने सब बात बता दी। राजा ने कहा, यदि तुझे इनके साथ जाने दूं तो वापस कितने दिनों में आएगा। तोते ने कहा, 2 वर्ष तो लग ही जाएंगे। राजा ने कहा, जा। तोता तो उड़ा सो अपने साथियों के साथ जा मिला। सभी आपस में बातें करते, पड़ाव डालते अपने गंतव्य पर पहुंच गए। सभी ने अपनी अपनी मनपसंद की सुग्गी के साथ संबंध साधे। इस तोते ने भी अपनी एक सुग्गी पसंद की, घोंसला बनाया और मौज से पारिवारिक जीवन व्यतीत करने लगा। तोतों के इस झुंड के सरदार ने एक दिन एक आम के पेड़ पर बैठते हुए कहा, अरे मेरे भाइयों सुनो, इस आम के फल में ये चमत्कार है कि जो कोई इसे खाए वो युवा बन जाता है। सभी ने बड़े चाव से इस वृक्ष के फल खाए और चमत्कार, सभी तोते युवा बन गए। राजा वाले तोते ने सोचा कि यदि इस आम की गुठली मैं मेरे राजा के लिए ले जाऊं और इस आम का फल राजा खाए तो वह भी युवा हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने एक गुठली लाकर अपने घोंसले में रख ली। काफी दिन अपनी सुग्गी के साथ रहकर इस तोते ने वापस जाने की इच्छा प्रकट की। सुग्गी ने कहा, जाओ, अपने ये बच्चे बड़े हो जाएं तब वापस शीघ्र आना। तोता शीघ्र आने का वादा करके आम की गुठली अपने साथ लेकर राजा के पास जा पहुंचा। राजा को गुठली नजर करके उसके गुणों से अवगत कराया। राजा ने माली को बुलाकर बाग में गुठली बुवाई। आम उगा और धीरे धीरे बढ़ते हुए एक पेड़ बन गया। आम के मिमजराई फल लगे और माली उसकी देखभाल बड़ी सावधानी से करने लगा। माली के साले का विवाह आया। माली ने कहा, तू बारात में साथ जा। माली बोला, आम पकने को आए हैं, इनमें से पहला फल धरती पर गिरे उससे पहले उसे तोड़कर राजा को भेंट करना है, राजा बड़ा इनाम देगा। तब मालिन बोली, इसकी देखभाल मैं कर लूंगी, तू निश्चिंत होकर बारात में जा। माली बारात में चला गया। उधर मालिन दिन रात आम की निगरानी रखे। एक दिन आम के पेड़ के नीचे बैठी बैठी वह सो गई। उसी समय देवयोग से आम नीचे गिरा। उसी आम की खो में एक नाग रहता था। वह बाहर आया और आम का रस तो चूस लिया और जहर अंदर छोड़ दिया। मालिन जब जगी तो आम देखा, बड़ी प्रसन्न हुई, सोचा खूब सारा इनाम मिलेगा। एक टोकरी में बहुत से सुगंधित फूल भरकर उसमें आम रखा और पहुंची राजा के पास। राजा आम खाने की तैयारी करने लगा तो पास में बैठे प्रधान ने कहा, महाराज, पहला फल तो दान पुण्य में दें तो ठीक रहेगा, दूसरा फल आप अरोगना। राजा को प्रधान की बात ठीक लगी। उसने अपने राज ब्राह्मण को बुलाकर कहा, महाराज, आधा फल आप खाना, आधा ब्राह्मणी को देना, सो दोनों युवा हो जाओगे। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा। ब्राह्मणी को कहा, आज तो सुंदर पोशाक धारण करके आ,
हम दोनों ये आम खाएं और युवा हो जाएं। युवा होने की खुशी में दोनों ने आम खाया और सांप के जहर से वहीं ढेर हो गए। राजा ने अपना दूत ब्राह्मण के घर पता लगाने भेजा कि देख कर आओ ब्राह्मण युवा हुआ या नहीं। दूत ने वापस आकर सूचित किया, महाराज वे तो दोनों मरे पड़े हैं। राजा को बहुत दुख हुआ, पछताने लगा, मेरे हाथ से ब्राह्मण हत्या हो गई। तोते पर बहुत गुस्सा आया, सोचा ये मुझे मारने हेतु जहरीला आम लाया, यदि मैं खाता तो अवश्य मर जाता। राजा ने बिना विचारे तोते को मार दिया। राजा के प्रधान की पुत्र वधुएं स्वभाव से बड़ी तेज और प्रधान से वे नित का झगड़ा करे। एक दिन सबसे छोटी बहू ने कहा, गांव में इतने लोग मरते हैं परंतु ये बूढ़ा तो न जाने कब मरेगा। ये बात प्रधान ने सुन ली, सोचा इस बेइज्जती की जिंदगी से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वह सीधा पहुंचा राजा के बाग में। वहां पड़े आमों की छाबड़ी में से एक आम खाया। प्रधान तो मरने के स्थान पर युवा हो गया। दौड़ा दौड़ा गया राजा के पास। राजा उसे पहचान न पाया। प्रधान ने सब बात विस्तार से राजा को कही। राजा ने आदमी दौड़ा कर बाग से आम मंगवाए। खाते ही राजा युवा हो गया। रानी को खिलाया, रानी भी युवा हो गई। अब राजा पछताने लगा, अरे मैंने तोते को क्यों मारा, पर अब क्या हो, बहुत देर हो गई। अब पछताए क्या होत जब चिड़िए चुग गई खेत। इसलिए महाराजा मैं तो सोचता हूँ कि 100 बुद्धि को मरवा कर आप भी इसी प्रकार पछताओगे। राजा चुपचाप सुनता रहा, सोचता रहा, अपने भाई को बचाने हेतु ऐसी बात मुझे सुना रहा है, पर कुछ बोला नहीं। इतने में लाख बुद्धि का पहरा पूरा हुआ। करोड़ बुद्धि पहरे पर आया। उसको भी राजा ने 100 बुद्धि को मारने की आज्ञा दी। करोड़ बुद्धि ने भी पूर्व में अन्य भाइयों ने आकर राजा को जो बात कही वही बात उसने भी कही। राजा ने सोचा ये भी इसके भाइयों की तरह 100 बुद्धि को नहीं मारना चाहता। राजा ने सोचा चलो इसको भी कोई बात कहने हेतु कहते हैं। जितने में सवेरा हो जाएगा फिर मैं किसी दूसरे को कहकर 100 बुद्धि को मरवा दूंगा। उसने करोड़ बुद्धि से कहा, कोई अच्छी बात सुनाओ। करोड़ बुद्धि बोला, सुनो राजा, कुंडा नगरी में एक राजा राज करे। उसको शिकार का बहुत शौक। एक दिन अपने साथियों के साथ शिकार करने निकला। जंगल में एक सुअर दिखा, उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। बाकी तो सब साथी थक गए। अपना निजी सेवक और राजा घोड़ा दौड़ाते खुले भूभाग में जा निकले। राजा को प्यास लगी। अपने सेवक निहाले को कहा, जा कहीं से पानी ला। सेवक तो पानी लेने गया और राजा एक आम के वृक्ष के नीचे बैठकर पानी की प्रतीक्षा करने लगा। मन में विचारा, पानी पीकर ही आगे बढ़ूंगा। जिस वृक्ष के नीचे राजा बैठा था उस पर एक चील सांप को लेकर आई। सांप ऊंची टहनी से लटक रहा था और चील पास में बैठी थी। सांप के मुंह से जहर टप टप नीचे टपकने लगा। राजा ने गौर से देखा तो लगा पानी की बूंदें ऊपर से टपक रही है। उसने अपने थैले में से सोने का कटोरा निकालकर नीचे रख दिया। राजा बड़ी आतुरता से उसके भरने की प्रतीक्षा करने लगा। जब कटोरा भर गया और राजा कटोरा अपने हाथ में लेकर पीने ही वाला था तो चील ने सोचा राजा ये जहर पीकर मर जाएगा। उसने एक झपाटे में राजा के हाथ से वह प्याला गिरा दिया। राजा को क्रोध आया। प्यासा राजा चील की इस हरकत को सहन न कर सका और तीर से चील को मार डाला। चील बीच में टहनियों पर अटक गई। इतने में तो सेवक पानी लेकर पहुंच गया। राजा पानी पीकर तृप्त हुआ। सेवक को कहा, जा ऊपर चील अटकी पड़ी है, उसमें से तीर निकाल कर ले आ। सेवक पेड़ पर चढ़ा, देखे तो सांप के मुंह से टप 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 जहर टपक रहा है। चील बीच में अटकी पड़ी है। उसने चील और सांप दोनों को नीचे डाला और राजा को पूरी बात समझ में आई। तब वह पछताने लगा। इसलिए हे राजा, बगैर कोई बात की पूरी तसल्ली किए कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हो सकता है 100 बुद्धि को मारने के पश्चात आपको पछताना पड़े। बात समाप्त हुई। तब तक दिन उग चुका था। 100 बुद्धि भी जग गया। उसने अपने शस्त्र वगैरह संभाले। भाइयों ने रात वाली घटना उसको बताई कि राजा ने तुझे मार डालने का आदेश दिया था, परंतु हमने तुझे मारा नहीं।
कहा सवेरे उठेगा जब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। हम सोते हुए व्यक्ति पर वार नहीं करते, ये कायरों का काम है। अब बता क्या बात है। तब सोबुद्दीन ने पूरी बात विस्तार से कही कि किस प्रकार उसने रानी की जान उस सर्प से बचाई जो उसको डसने ही वाला था। कोने में पड़े सर्प के टुकड़े लाकर राजा को बताए। सर्प के टुकड़े देखते ही राजा को पूरी बात समझ में आ गई। उसने सभी भाइयों की बुद्धि को सराहा, वेतन दुगना करके उनका मान बढ़ाया और सोबुद्दी को राज्य का प्रधान नियुक्त किया। सभी भाई कई वर्षों तक मौज करते रहे। बाद में वे अपने घर पहुंचे। जाने से पहले राजा ने उनको खूब द्रव्य, घोड़े, हाथी देकर सम्मानित किया। ये थी एक कहानी अक्ल की बात। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।